की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते चले उधमपुर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर भारी बारिश से उधमपुर में बिरमहा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। उधमपुर की लाइफ लाइन माना जाता है बिरमहा पुल, और पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। और बीते वर्ष भी बरसात के समय ये पुल यहां पर क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके बाद इस पर पूरी तरह काम तो किया गया, लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर और बड़ी अपडेट उधमपुर जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लाइफ लाइन माने जाने वाला बिरमहा पुल पूरी तरह से यहां पर क्षतिग्रस्त हुआ है और आवाजाही को इस पर प्रभावित कर दिया गया है। अभी फिलहाल ये देखना बहुत जरूरी है कि आवाजाही को किस तरह से बहाल किया जाएगा, क्योंकि बीते वर्ष भी बरसात के समय ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था और बार बार लोगों की तरफ से भी ये मांग सामने रखी गई थी कि इस पुल को अच्छे से यहां बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बताते चले कि गृह विभाग की तरफ से इसकी मरम्मत तो की गई थी, लेकिन एक बार फिर से ये क्षतिग्रस्त हो गया है और सवालिया निशान कहीं ना कहीं लगता हुआ नजर आ रहा है। साफ तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बिरमहा पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, और पिछले साल भी इसी तरह से बिरमहा पुल यहां पर क्षतिग्रस्त हुआ था। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ये लाइफ लाइन माना जाता है, और अगर इस पुल पर आवाजाही बाधित होती है तो कहीं ना कहीं कल सुबह तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि भारी बारिश में उधमपुर के अंदर बिरमहा पुल जो है वो क्षतिग्रस्त देखा गया है, और उधमपुर की लाइफ लाइन माना जाने वाला ये बिरमहा पुल है, और पुल क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। और बीते वर्ष भी बरसात के समय यहां पुल ये क्षतिग्रस्त हुआ था, जिस पर ग्रिफ की तरफ से यहां काम किया गया था, मरम्मत की गई थी, लेकिन आप आज की ये तस्वीरें साफ देखिए किस तरह से ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन अच्छी खबर यह थी कि कोई भी जानी नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। लगातार आवाजाही को प्रभावित कर दिया गया है, वाहनों की लंबी लंबी कतारें यहां पर लगती हुई नजर आ रही थी। अब देखना यह होगा कि अगर कल तक इसकी मरम्मत हुई है तो आवाजाही बहाल हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा असर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर इसका पड़ सकता है, क्योंकि बिरमहा पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। फिलहाल जो आम लोग वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए थे, उनका क्या कुछ कहना है, जरा वो सुन लीजिए। सरपंच यहाँ का बोल रहा हूँ, और लोगों को इतनी परेशानी होती है इस वजह से, और ये गिरफ्त करती क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हर साल हमें अगर ये परेशानी उठाना पड़ी और हम लोगों की ये जितनी समस्या कहाँ से हल करेंगे। और लगातार ये एक साल पहले इसका रिपेयरिंग हुई थी, गरीब वालों ने दिन रात लग के ये रिपेयरिंग की, और ये रिपेयरिंग की तो आज एक थोड़ी सी बारिश में फिर से वो जो इन्होंने काम किया था सब बह गया, और ये हमें लोगों को इतनी परेशानी हो रही है इस जगह पे। अभी तक ना कोई ग्रिफ आई है, ना ही कोई एप्लीकेशन कोई आया है, और ये इतनी परेशानी हो रही है यहाँ पे। अब हम क्या बोले, हमें ये खुद समझ नहीं आ रही है। ये पुल लाइफ लाइन माना जाता है उधमपुर की, ये पुल अगर बंद हो जाएगा लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा। ये यहाँ का मेन पुल है, ये श्रीनगर के लिए, उधमपुर के लिए ये पूरी कनेक्टिविटी इसी पुल की है। और अगर रात को कोई हादसा होता है या कोई कुछ होता है, ये पूरी जिम्मेवारी गिरफ्त की होगी। स्थानीय लोग किस तरह से बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई भी हादसा यहां पर पेश आता है तो इस हादसे का जिम्मेदार ग्रेफ होगा, क्योंकि पहले भी मरम्मत की गई थी, उसके बावजूद भी ये पुल यहां क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आशीष दत्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ग्राउंड जीरो पर आप पहुंचे हुए थे, लेकिन पिछली बार भी इसी जगह से ये पुल यहां क्षतिग्रस्त हुआ था, ग्रेफ की तरफ से मरम्मत भी की गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से क्षतिग्रस्त हो गया है। आशा, बहुत बड़ा सवालिया निशान ग्रिफ पर लग रहा है, क्योंकि मात्र एक साल के अंदर दोबारा से ये पुल दोबारा से क्षतिग्रस्त हो गया है। और आपको बता दूं कि ये उधमपुर की नेक्स्ट लाइन है ये पुल, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां हैं सारी यहाँ से होकर जम्मू की तरफ जाना है या शहरी की तरफ जाना है, उधमपुर के जितने भी स्थल साइड लगते हैं हजारों की संख्या में इस पुल का यूज होता है। और सबसे बड़ी आपको बात होती है, नॉर्थन कमांड यहीं पर है। कभी आपदा आ जाती है या इमरजेंसी होती है, इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो एम्बुलेंस की बात या कुछ भी की बात। लेकिन जिस तरह से गृह विभाग ने इसको कार्य दोबारा किया है, वो सवाल ये पैदा करता है। आशा, यहाँ पे आपको मैं बताना भूल, जब हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे और वो पूरी जगह वहाँ पर पैक हुई है, और सबसे जरूरत ये रही है कि कोई भी उसमें गाड़ी वहाँ पर नहीं जा रही थी, नहीं तो बहुत बड़ा अवसर यहाँ पर हो सकता था। क्या लगता है आशीष कि सुबह तक इसकी मरम्मत हो पाएगी? अगर मरम्मत नहीं होती है तो जाहिर तरीके से जम्मू श्रीनगर यातायात पूरी तरह से नेशनल हाईवे पर बाधित हो सकता है।
बिल्कुल अब जितना भी यातायात है, जितनी भी गाड़ियां हैं, खासकर हैवी व्हीकल की बात करूँ, वो गाड़ियां डाइवर्ट कर दी जाएंगी। सब गाड़ियों को सिटी के चाहे लोग हों चाहे बाहर से हों, अब सबको नेशनल हाईवे से होकर जाना पड़ेगा। एक मात्र रास्ता यही है। और मैं आपको यही बता दूं, अब टाइम जब ये पुल खराब हुआ था तब भी जो बीरा पुल का नाला है, कभी इसमें अचानक बाढ़ आ जाती है, कभी लास्ट ईयर यहाँ पर लोगों ने रुक दिया था, इस नाले का उपयोग करते थे। लेकिन अब बरसात का मौसम है, मात्र 2 बरसातें हुई है, 2 बरसातों में इस पुल की जो कंडीशन है वो 10 लोगों से अच्छी नहीं है। और बरसात का भी मौसम आना पूरी तरह से पीछे है। लेकिन जिस तरह से ये जिसने कार्य किया है वो कहीं न कहीं सवालिया निशान पैदा करता है। अच्छा, और सबसे मैं आपको बड़ी बात ये बता दूं यहाँ पर कि अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, काफी बड़ा एरिया यहाँ पर लगता है। क्रीमची मानसर है, कंचैरी, लांदर, जितना भी है, जेब घाटी, सब लोग इसी रास्ते का यूज करते हैं। और मोरोवर आपको बता दूं कि जितनी भी गाड़ियां हैं, पैसेंजर हैं जो उधमपुर सिटी की तरफ आते हैं, उसी रास्ते का उपयोग करते हैं। लेकिन अब लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना। लेकिन आशीष, यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि नेशनल हाईवे है और इसकी मरम्मत जल्द से जल्द होनी चाहिए थी। आखिर क्यों इतनी देरी यहाँ पर हो रही है? देखिए आशा, हम वहाँ पर आधा पौना घंटा रहे हैं, फिर उधमपुर पुलिस वहाँ पर पहुंची थी। पुलिस कर्मचारियों का कोई भी वहाँ पर अधिकारी नहीं पहुंचा। 1 पौने घंटे के बाद वहाँ पर अधिकारी पहुंचे, वो भी खाना पूर्ति करते हुए पीछे आगो कभी नाले के नीचे जा रहे थे, किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने कुछ गाड़ियों को वहाँ पर जो है वो अवरुद्ध करवाया, वहाँ पर गाड़ियों को रुकाया है। क्योंकि क्या अभी भी बाधित है वहाँ पर आवाजाही? देखिए यहाँ पर बड़ी गाड़ी की जो आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब जो भी गाड़ियां जो है, खासकर जो मोटरसाइकिल बाइक है, उनको अनुमति भी लेकर प्रशासन से संज्ञान लेने वाला है। क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है, किसी समय भी ये पूरा जो खत है वो गिर सकता है। दीवार जो इसकी जो सड़क की जो बैक है पूरी तरह से इसमें आगे हैं। ये पुल जो है 1 महीने तक चलने वाला नहीं है। चीज को प्रशासन व पुलिस को ध्यान देना पड़ेगा। आखिर ये 7 साल से ज्यादा इसकी जो है लाइफ हो चुकी है पुल की, और कहीं भी कहीं अब इसके ऊपर संज्ञान लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अल्टरनेट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो लोगों को। चलिए आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि आशीष दत्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आवाजाही को बाधित कर दिया गया है। लेकिन छोटे वाहनों को यहां से निकलने की इजाजत दी गई है, 2 पहिया वाहनों को निकलने की इजाजत दी गई है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पिछली बार भी ये पुल इसी जगह से क्षतिग्रस्त हुआ था और आज फिर से भारी बारिश के बाद लगातार ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी तो मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया गया। और अगर इसे जल्द से जल्द यहां पर रिस्टोर नहीं किया जाएगा तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हो सकता है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए अमरनाथ यात्रा के हवाले से आज खबर यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की आज शुभारंभ इसका कर दिया गया है, शुरुआत इसकी हो गई है। और पूरी तरीके से आप देखिए किस तरह से सूरत हाल जो है वो आज यहां अमरनाथ यात्रा को लेकर बनते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की जो शुरुआत हुई है वो देखते ही बन रही थी। कोरोना संकट में आप देखिए कि आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अमरनाथ छड़ी मुबारक को भी किस तरह से यहां पर विधि पूर्वक पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया है। इस दौरान पहलगाम में भूमि पूजन, नवग्रहण पूजन और ध्वजारोहण की रस्म भी पूरी कर दी गई। और भूमि पूजन के बाद छड़ी मुबारक महंत देवेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र गुफा के लिए यहां रवाना हुई है। 8 अगस्त अमावस्या के दिन पूजन के लिए यहां छड़ी मुबारक यात्रा ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर जाएगी और अगले दिन 9 अगस्त को हरि पर्वत श्रीनगर स्थित मां शारिका भवानी के मंदिर यहां पूजा अर्चना होगी। और दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में 11 अगस्त को छड़ी का पूजन कर वहां इसे स्थापित भी किया जाएगा। आज जैसा हम जानते हैं कि प्रातःकाल श्रावण मास की, आषाढ़ मास की ये पूर्णिमा थी, और लेकिन मुहूर्त समय उसका कम था। उसी समय हमने दशनामी अखाड़ा से प्रस्थान किया और हर साल की तरह परंपरागत हमने पवित्र छड़ी मुबारक, जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है, उसको दशनामी अखाड़ा से पहलगांव छड़ी विश्राम स्थल में हम लेकर आए और यहाँ पर विधिवत वैदिक मंत्रों से भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, छड़ियों का पूजन और ध्वजारोहण किया गया। ये जो सारे अनुष्ठान हैं जी, ये छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की यात्रा को प्रारंभ करने के साथ, धार्मिक और परंपरागत आरंभ करने के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने बड़ी विधिवत
तरीके से सीमित संख्या में साधु, चूंकि अभी भी कोविड का जो पैंडेमिक है उसका प्रकोप है, उसके मद्देनजर हमने बहुत सीमित संख्या में साधुओं को साथ लेकर आए और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको अडॉप्ट किया। और लेकिन जो हमारा पूजन विधिवत हमेशा से होता है परंपरागत, वो हमने अच्छी तरह से वैदिक मंत्रों से वो हमने। कोविड-19 के कारण जो यात्रा नहीं हुई उसके कारण हम लोग निराश तो हैं, फिर भी हमारे जो छड़ी के दर्शन हुए बहुत अच्छा अनुभव रहा और बहुत अच्छा लगा। बाकी भोलेनाथ की जो इच्छा। जी, मेरा नाम कमल है, हम लोग सारा पूरा ग्रुप सूरत से आया है, हम हर साल आते हैं। अब ये 2 साल से यात्रा, 2 साल से कोविड के कारण यात्रा स्थगित कर दी जाती है। दिल तो बहुत दुखता है। छड़ी के दर्शन हो गए, उसी से मन को अपना संतोष देते हैं और बम बम भोले को हमेशा याद करते रहते हैं। तो सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आज आरएसपुरा का दौरा किया और इस दौरान सांसद ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एवं योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में मुफ्त राशन भी वितरित किया। इस अवसर पर भाजपा के जिला आरएसपुरा के प्रधान हरभजन सिंह, पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा और आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी भी मौजूद रहे। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो फ्री में राशन देने की जो घोषणा की थी वो कारगर सिद्ध हो रही है। इसका बहुत बड़ा लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता भी और गरीब जनता जो है वो ले रही है। तो सीमा के उस पार से आने वाले ड्रोन को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में प्रदर्शन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से करीब 22 बार जम्मू में ड्रोन हमले के प्रयास किए गए हैं, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा की बजाय विपक्ष यहां फोटो की बात नहीं हो रही है। ये फोन टैपिंग का मामला है और फोन टैपिंग मामले को लेकर संसद में हंगामा चल रहा है। लेकिन आज यहां पर पूरी तरह से डोगरा संगठन की तरफ से भी ये बात करने की कोशिश की गई है। डोगरा फ्रंट आज अपने मुद्दे को सामने रखता हुआ नजर आया कि अगर संसद के अंदर फोन टैपिंग का मामला उठ सकता है तो ड्रोन को लेकर चर्चा क्यों नहीं हो रही। लगभग 22 बार जम्मू के ऊपर हो चुका है और वो हमला कभी ड्रग्स फेंके जाते हैं, कभी हथियार फेंके जाते हैं और कभी टेक्निकल एयरपोर्ट के ऊपर हमला हो गया। और कल जो हमला हुआ सबसे बड़ा, अगर वो हमला कहीं वो आईडी फट जाता, अगर वो आईडी फट जाता सारा जम्मू तबाह हो जाता। और हम बात क्या कर रहे हैं, जासूसी कांड के अंदर प्रधानमंत्री पाकिस्तान का टेलीफोन आ गया है। इस पर बहस नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है ड्रोन के माध्यम से। और हम क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जासूसी कांड जो हमारा टेलीफोन का आया है उसमें इमरान खान का नाम है। इसलिए चलिए तो एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बांडीपुरा से इस वक्त बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर सुरक्षा बलों के बीच में लगातार मुठभेड़ जो है वो आतंकियों की चल रही थी, लेकिन बड़ी अपडेट देखने को मिली है। बांडीपुरा मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए थे और सुरक्षा बलों ने इलाके में पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। एक एक करके आतंकियों की नकेले कसने का काम शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुबह से ही ये एनकाउंटर लगातार जारी था और एक एक करके किस तरह से आतंकियों पर नकेले कसी जा रही है वो सबके सामने, क्योंकि बांडीपुरा मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और मुठभेड़ में 3 सुरक्षाकर्मी भी यहां घायल बताए जा रहे थे, जिन्हें 92 बेस में अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया था और वहां पर उनकी हालत फिलहाल यहां स्थिर बताई जा रही है। लेकिन बड़ी अपडेट जो है वो बांडीपुरा से देखने को मिल रही है, जहां पर 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए जहूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहूर, जिस तरह से 3 आतंकवादियों को ढेर करने की खबर सामने आई है, फिलहाल इस वक्त क्या एनकाउंटर वहां पर चल रहा है, सूरत हाल क्या है? अच्छा, बिल्कुल, अगर हम मॉर्निंग से ही बात करेंगे, मॉर्निंग से जो है जो गन स्टार्ट हुआ था शोक बाबा फॉरेस्ट एरिया में, अभी जो है फायरिंग का तबादला जो है कंटिन्यूस जारी है। फिर पहले ही जो है
मिलिटेंट को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है, थोड़ा। और ये जो मॉर्निंग से जो हमने पहले ही बताया 4 से 5 जो मिलिटेंट इस एरिया में जो है इनकी प्रेजेंस बताई जा रही थी। अभी जो तीसरा मिलिटेंट हुआ है वो अरगाम फॉरेस्ट एरिया में हुआ। दूसरा विलेज है इसी शोक बाबा के एरिया में जो बड़ा फॉरेस्ट एरिया है। मॉर्निंग में हमने बताया कि घने जंगल है। और ये दूसरी जगह पे जो आड़ी जो इस पहली बार कॉर्डन से भाग गई थी, अब दूसरी एरिया में कॉर्डन था अरगाम साइड से, वहां पे जो है तीसरी मिलिटेंट की जो है शव मिलने को वहां पे अभी कंफर्म किया गया है आईजीपी की जानिब से। अभी जो एनकाउंटर है वो जारी और धीरे धीरे गोलीबारियों का जो सिलसिला है वो फिर से स्टार्ट हो गया। जी आशा। जोहर, ये बताइए कि जिस तरह से सुबह से ही ये एनकाउंटर जारी था, अब आतंकवादी क्या है यहाँ पर अलग अलग इलाके के अंदर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं? आशा बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जो ये जंगल है ये बहुत ज्यादा वेस्ट बड़ा एरिया है, घने जंगल है। तो वहां पे जो आड़ी के इस गार्डन में से ये निकल चुके थे कुछ, और लेकिन आड़ी दूसरी कॉर्डन अरगाम साइड से जो वहां के सिक्योरिटी फोर्स ने आड़ी वहां से कॉर्डन किया था और वहां पे जो है ये मुठभेड़ चली और वहां से फिर अभी जो तीसरा जो मिलिटेंट जो वहां पे डेथ हो गई है वो वहां पे जो है रिकवर किया गया है। अभी जो आईजीपी कश्मीर ने जो ट्विटर हैंडल है नॉर्थ कश्मीर जोन का, उसमें भी जो कंफर्म किया कि तीसरे मिलिटेंट की खबर मार गई, लेकिन अभी तक जो है इनकी पुष्टि नहीं हुई किस तंजीम से है क्या है। लेकिन अभी जो ये और कितने आतंकवादी के होने की आशंका है वहां पर? जी आशा बिल्कुल, हमने मॉर्निंग में ही बताया कि 4 से 5 जो मिलिटेंट का एक ग्रुप जो ट्रैप हुआ था बांडीपोरा की जो सिक्योरिटी फोर्स को पहले इतला मिली थी, मॉर्निंग से जो उनको चेज कर रहे थे। अभी जो हमें इतला मिली कि अभी जो कंटिन्यूस जो फायरिंग का तबादला है वो धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है। जी आशा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जहूर जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अपडेट यहां पर बांडीपोरा से देखने को मिल रही थी, जहां पर आरागाम इलाके के अंदर तीसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चले, क्योंकि 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने का यहां अंदेशा जताया जा रहा था, जिसमें अब 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन एनकाउंटर अभी भी जारी है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। और पुलिस द्वारा पार्षद के साथ की गई धक्का मुक्की के विरोध में आज पार्षद के समर्थन में लोगों ने कॉलेज रोड को जैम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कठुआ थाना प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करने की भी मांग की। वहीं म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के प्रधान ने भी पुलिस द्वारा पार्षद के साथ यहां पर धक्का मुक्की करने की कड़े शब्दों में निंदा की। जानते हैं कि कल बीते दिन हमारे कठुआ नेशनल हाईवे पे एक बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। ये शर्मनाक घटना केवल वार्ड नंबर 19 या शिवानगर के लिए नहीं है, ये पूरे कठुआ के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। क्योंकि हमें जानना चाहिए कि हमारे एक चुने गए प्रतिनिधि के साथ अगर ऐसा हो रहा है, ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी धक्का मुक्की हो रही है, तो आम जनता के साथ कैसा होगा। लोगों की डिमांड सिर्फ इतनी सी थी कि उनका ट्रांसफार्म खराब था और 2-3 महीने से लगातार हम भी उस मसले को देख रहे थे, जिला प्रशासन को अपील कर रहे थे, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को अपील कर रहे थे कि उनका ट्रांसफार्म चेंज किया जाए। व्यवहार किया गया, जिस तरह की धक्का मुक्की की गई वो बहुत ही निंदनीय है। हम सिर्फ यही मांग करते हैं कि हमारे एसएचओ साहब का जल्द से जल्द तबादला किया जाए, नहीं तो हर घंटे हर दिन इस तरह प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन को चेताना चाहेंगे कि अपने रवैये में मिठास लाइए। धक्के उनको दिए गए उसको हम कंडेम्प्ट करते हैं, हमारी पूरी म्युनिसिपल काउंसिल उसको कंडेम्प्ट करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। दूसरा, प्रोटेस्ट करना हर आदमी का राइट है। प्रोटेस्ट कहां करना है कहां नहीं करना है, यहाँ पब्लिक के। जब पब्लिक हमें परेशान करेगी, जब पब्लिक को ना बिजली मिलेगी ना पानी मिलेगा, हमारी सरकार की ये लोग बदनामी कर रहे हैं। 66 करोड़ रुपए इन बिजली वालों को दिया और पिछले 3-4 साल से ये पैसे नहीं लगा रहे हैं। किसकी बदनामी कर रहे हैं? ये हमारी सरकार की बदनामी कर रहे हैं। पूरा दिन बिजली नहीं मिलेंगे तो फिर इन अफसरों को हम क्या कहेंगे? हाथ जोड़ के भी कहते हैं, फिर हमें बोलना भी पड़ता है। कल राहुल जी ने जो कहा, मैं एसएचओ साहब को और डीएसपी साहब उस वक्त उनके साथ थे। अगर एसएचओ तो नए आए हैं तो डीएसपी साहब का फर्ज बनता था उनको बताना कि जी यहाँ का स्थानीय निवासी ये काउंसलर है, चुना हुआ नुमाइंदा है, उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं। कब नेशनल हाईवे बंद नहीं होते? हमने तो ट्रेनें भी रोकी है, जब प्रोटेस्ट करते हैं लोगों की डिमांड होती है। तो ऐसा की है, चाहे एसएचओ साहब हो चाहे और हो, वो उसको बैठ के हमारी पूरी काउंसिल के साथ।
आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह ने जम्मू में स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे यहां फाइंडिंग साइनेज के साथ ही काम पर सवाल उठा दिए हैं और साइनेजेस के जो काम हो रहे हैं इस पर वो सवाल उठाते हुए नजर आए। तो जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरटीआई एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले ये काम सही ढंग से नहीं हो रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि तयशुदा नियमों के तहत ये काम नहीं किए गए हैं, जिससे बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लोगों को, जम्मू वासियों को ये बताना चाहता हूं कि जम्मू में जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट 1200 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है, इसमें बुनिया प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट किए गए हैं। उनमें सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट अभी 90-95% कंप्लीट हुए हैं। वो एक वर्टिकल गार्डन और दूसरा है जो वे फाइंडिंग साइनेजेस जम्मू में लगे हैं, जैसे जिसे आप कहते हो स्मार्ट सिटी के लिए। इसमें सबसे बड़ी चीज होती है साइनेजेस की कंटिन्यूटी, डेस्टिनेशन की कंटिन्यूटी, उसके बाद इसकी आइडियल लोकेशन और उसके बाद जो इसमें लिखा जाता है वो बड़ा सामने दूर से पढ़ने वाला होना चाहिए। बहुत सी गलतियां हैं और ये भी कहूं वर्कमैनशिप इतनी कमजोर है कि जितने भी यहाँ साइनेजेस लगे हैं इसमें से 25% मिनिमम इतने हैं जो वर्टिकली स्ट्रेट नहीं है, या तो 75% पे बेंड इधर हुए हैं या लेफ्ट को बेंड हुए हैं। एक चौक पे लिखा, अगले चौक पे नहीं लिखा, एक चौक पे लिखा, तीसरे चौक पे वो साइन मिस हो जाता है। ये स्मार्ट सिटी नहीं है। इट शुड बी स्मार्ट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। चलिए अब आपको डोडा से भी एक और बड़ी खबर दिखा देते हैं, जहां पर एक बार फिर से सड़क हादसा देखने को मिला है। बटोद के चकवा नाले में यह सड़क हादसा पेश आया और सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं। और मरीज को लेकर डोडा से जम्मू ये एम्बुलेंस जा रही थी और घायलों को इलाज के लिए यहां पर अस्पताल के अंदर भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर जिला डोडा के अंदर से सामने आ रही है। आपको बताते चले बटोद से ये पूरी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर बटोद के चकवा नाला में ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। जिला डोडा के बटोद इलाके की बात हो रही है। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हो गए हैं और मरीज को ये डोडा से जम्मू लेकर एम्बुलेंस जा रही थी और एम्बुलेंस यहां पर हादसे का शिकार हो गई है। और एम्बुलेंस का नंबर आप देखिए JK 068241 नंबर की ये गाड़ी थी जो हादसे का शिकार हो गई है। मौके पर वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, गाड़ी को रेस्क्यू किया जाता है, इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है और जाहिर तरीके से यहां पर अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है कि किन कारणों की वजह से ये एम्बुलेंस यहां हादसे का शिकार हुई है। लेकिन बड़ी बात आप ये देखिए कि एक बार फिर से सड़क हादसा जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर देखने को मिला है। बटोद इलाका है जहां पर यह एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई है और इसमें सवार एक की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो टोक्यो ओलंपिक के दूसरे ही दिन भारत का खाता खुल गया है और देश की सबसे बड़ी उम्मीद यहां मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोल लिया है। और चानू ने 49 किलोग्राम महिला वर्ग की वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पर कब्जा किया। और वहीं जम्मू में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र संगठन जम्मू द्वारा चेयर फॉर इंडिया रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवक और युवतियों ने भाग लिया। और हमने नेहरू युवा केंद्र जम्मू की तरफ से ये रैली निकाली थी। हमने अपनी जो टीम इंडिया टोक्यो गई है ओलंपिक्स खेलने के लिए उसको टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाने के लिए हमने ये रैली निकाली थी। हमारी जो ओलंपिक्स थे जो पिछले साल होने थे, कोरोना की वजह से नहीं हो पाए, इस साल जापान में इसका आयोजन हुआ है, तो उसको हमने चीयर करने के लिए अपनी इंडिया टीम को, इसके लिए हमने ये रैली निकाली थी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।